वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा जिला पुरुलिया, जहां 17 दिसंबर 1995 की शांत रात में गांव वाले अपने अपने घरों में सो रहे थे। थोड़ी देर कहीं से कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। रात इतनी शांत थी कि हवा भी जैसे फुसफुसा कर चल रही हो। लेकिन अचानक गांव वालों को आसमान से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कहीं बादल गरज रहे होंगे, पर कुछ ही मिनटों में उन्हें पता चला कि यह कोई बादल या बारिश की आवाज नहीं है। आसमान में एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट जमीन के बहुत नीचे उड़ रहा था। एक लातवियन विमान, एंटोनोव AN-26। गांव वालों ने पहले ऐसा शक्तिशाली बाहरी जहाज कभी नहीं देखा था। फिर धीरे धीरे प्लेन और नीचे आने लगा और अचानक आसमान से कोई अजीब सी चीजें गिरने लगी। बड़े बड़े पैकेट, क्रेट्स, कपड़ों में लिपटे लंबे ऑब्जेक्ट्स, सब कुछ तेजी से खेतों में गिर रहा था। गांव वाले डरते डरते खेतों की तरफ भागे, लेकिन जब उन्होंने वहां पहुंचकर देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। जमीन पर चारों तरफ हथियार पड़े थे, ऐसे हथियार जो किसी लड़ाई या युद्ध में इस्तेमाल होते हैं। इनमें 300 से ज्यादा AK-47 राइफल्स, 15,000 से अधिक गोलियां, एंटी टैंक ग्रेनाइड्स, रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनाइड्स, नाइट विजन डिवाइसेस, इन सब को मिलाकर लगभग 4 टन हथियार। इतना मटेरियल कि एक छोटी आर्मी खड़ी हो जाती। ये हथियारों की बारिश जल्दा, मारामू, खटंगा, बेलामू गांवों के खेतों में हुआ था। पूरी रात गांव वाले डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकले। सुबह होते ही पुलिस, CBI सब वहां पर पहुंचे। लेकिन ये तो शुरुआत थी, असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। शायद इस इंसिडेंट की भनक इंडियन रेडार को पड़ चुकी थी और वो एयरक्राफ्ट बिना परमिशन के इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ था। जब प्लेन वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, तब इंडियन एयरफोर्स उसे इंटरसेप्ट करते हैं और कुछ ही घंटों में प्लेन को आदेश दिया जाता है कि वो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे। 22 दिसंबर 1995 को वो मुंबई में उतरता है और उसके अंदर से 6 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम था पीटर ब्लीच, जो कि ब्रिटिश आर्म्स डीलर था, फॉर्मर मिलिट्री मैन और क्राइम वर्ल्ड का एक पुराना चेहरा। उसके साथ 5 लातवियन क्रू मेंबर्स पकड़े गए थे। लेकिन इसका मास्टरमाइंड, जिसके कारण यह पूरा ऑपरेशन हुआ, वो मास्टरमाइंड किम डेवी था, जिसका असली नाम नील्स हॉल्क है। वो किसी को नहीं मिला और यहीं से शुरुआत हुई पुरुलिया मिस्टीरियस स्टोरी की। मुंबई एयरपोर्ट पर जब क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार किया जा रहा था, तब उस वक्त किम डेवी अचानक गायब हो गया था। वो भी बिना पासपोर्ट, बिना किसी सरकारी मदद, बिना किसी लीगल क्लियरेंस के। वो सीधा दिल्ली पहुंचता है। वहां वो एक बड़े नेता के सरकारी रेजिडेंस में रुकता है, जिसने पूरी तरह उसकी सेफ्टी एंश्योर की थी। फिर उसे गाड़ी से नेपाल बॉर्डर तक छोड़ा गया और वहां से वो किम डेवी डेनमार्क भाग जाता है। कैसे, क्यों, किसकी मदद से, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। अब बात करते हैं जिसको 8 साल की सजा हुई पीटर ब्लीच के स्टेटमेंट पर, जो उसने CBI के सामने दी थी। वो कहता है कि यह कोई आम हथियारों की तस्करी नहीं थी, ये एक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। ब्लीच के अनुसार किम डेवी उसके संपर्क में था और कहता था कि उसे 500 AK-47 राइफल्स चाहिए। MI5 के अनुसार ये एक कंट्रोल्ड ऑपरेशन था। भारत और ब्रिटेन दोनों को इस ऑपरेशन की जानकारी थी। ब्लीच को सिर्फ इतना निर्देश मिला था कि वो सिर्फ एयरक्राफ्ट अरेंज करे, हथियारों से उसका टेक्निकली कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन ये सब किसके डायरेक्शन में हो रहा था, ये आज तक एक रहस्य है। अब सवाल उठता है, ये हथियार आखिर थे किसके लिए? इस मामले में 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि हथियार आनंदा मार्ग को देने थे, जो कि एक स्पिरिचुअल कम पॉलिटिकल संगठन थी। इसके पुरुलिया में बड़े सेंटर्स हैं। CBI का दावा था कि आनंदा मार्ग पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल शुरू करना चाहता था और ये हथियार उसी उद्देश्य के लिए ड्रॉप किए गए थे। उनका हिस्ट्री भी वायलेंट इंसिडेंट से भरा था। और दूसरी थ्योरी इससे भी ज्यादा एक्सप्लोसिव थी। ये है कि ये पूरा ऑपरेशन भारत की ही सरकार का कवर्ड पॉलिटिकल मिशन था। उस समय बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, जिसे केंद्र की कांग्रेस सरकार हिलाना चाहती थी। एनालिटिक्स कहते हैं कि शायद ये एक स्टेट डिस्टेबलाइजेशन प्लान था। रॉ और MI5 इसे मिलकर चला रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने 25 नवंबर को रॉ को ऑफिशियल अलर्ट भेजा था। मतलब कि भारत को पहले से जानकारी थी कि एयरक्राफ्ट आने वाला है।
अगर पुरुलिया ड्रॉप इतने बड़े लेवल का कॉन्स्पिरेसी था तो रेडार उस रात बंद क्यों था? एयरफोर्स ने कहा कि रेडार मेंटेनेंस में गए थे, पर लोगों को शंका है कि रेडार जानबूझकर बंद कर दिया गया ताकि एयरक्राफ्ट बिना रोक टोक के हथियार ड्रॉप कर सके। दूसरा सवाल हमेशा यह रहा कि किम डेवी आखिर बचा कैसे? उसके अपने दावे कुछ भी हों, लेकिन इंडियन एजेंसीज ने कभी उसके वर्जन को ऑफिशियली एंडोर्स नहीं किया। असलियत यह है कि भारत ने उसे वापस लाने के लिए लगातार कानूनी और डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए, लेकिन डेनमार्क की कोर्ट प्रणाली और उनके ह्यूमन राइट्स लॉज बार बार एक्स्ट्राडिशन रोकते रहे। किम डेवी खुलेआम कहता रहा कि उसे किसी ने सेफ पैसेज दिया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा कहा कि ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इंडिया ने इंटरपोल नोटिस जारी किया, सीबीआई ने केस चलाया और सरकार ने कई बार डेनमार्क से एक्स्ट्राडिशन की मांग भी रखी, लेकिन डेनिश कोर्ट्स ने हर बार यही कहा कि उन्हें फियर ऑफ अनफेयर ट्रायल लगता है, यानी डिसीजन डेनमार्क की जुडिशरी ने ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स पर लिया, इंडिया के खिलाफ किसी आरोप की वजह से नहीं। तीसरा सवाल, पीटर ब्लीच का इंडिया में रहना और लात्वियन क्रू का डिप्लोमेटिक रीजन से रिहा होना भी एक कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल केस था। लात्वियन क्रू को रशिया के डिप्लोमेटिक प्रेशर और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर माफी मिली, जबकि पीटर ब्लीच का मामला ब्रिटेन और भारत के बीच लीगल प्रक्रिया में ज्यादा लंबा खींच गया। इंडिया ने उसे इंटेंशनली फंसाने जैसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि केस के सबूत और कोर्ट की प्रक्रिया के हिसाब से ही उसका कन्विक्शन हुआ। जब बाद में ब्रिटिश सरकार ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कदम उठाया, तब भारत ने उसे रिहा भी किया, यानी इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और अपनी जुडिशरी की प्रतिक्रिया का सम्मान ही किया। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन 1996 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से की गई थी। काफी हिस्सा सरकमस्टांशियल था, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि केस लॉजिकली प्रूव किया जाए। इंडिया कभी किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया है, ना आनंदा मार को, ना किसी फॉरेन नेशनल को। ट्रायल में जो भी लूप होल्स दिखते हैं वो इंटरनेशनल लॉ, फॉरेन प्रेशर्स और उस समय की ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से आए। 2010 में फिर जब किम डेवी पकड़ा गया, डेनमार्क पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इंडिया ने तुरंत एक्स्ट्राडिक्शन रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन डेनिश कोर्ट्स ने फिर से ह्यूमन राइट्स के आधार पर एक्स्ट्राडिशन रोक दिया। यह उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन था, भारत इसका विरोध नहीं कर सकता था। डेनमार्क कोर्ट को चिंता थी कि उसे भारत में हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा, ट्रायल बहुत लंबा चल सकता है और उनके ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड मैच नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्राडिशन डिनाई कर दी। इसका मतलब यह नहीं था कि इंडिया ने कोशिश नहीं की, बल्कि डेनमार्क की जुडिशली सॉवरेनिटी ने अलाउ नहीं किया। तो दोस्तों, पुरुलिया की वो अंधेरी रात सिर्फ हथियारों की बरसात नहीं थी, वो थी एक ऐसी कहानी की शुरुआत जिसे आज तक पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया। हथियार मिले, लोग गिरफ्तार हुए, कोई भाग गया, कोई बच गया, लेकिन असली सच कहाँ छिपा है? ये सवाल आज भी वहीं खड़ा है। क्या ये एक असफल ऑपरेशन था, या फिर ये एक ऐसी चाल थी जो कभी जनता को समझ ही नहीं आने वाली? अगर आप भी मानते हैं कि इस एक केस ने भारत की इंटेलिजेंस हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और मैं हूं आपका सागर कुमार, आप देख रहे हैं एपिथ्रू, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे छिपी हुई कहानियां, उन रहस्यों को जिन्हें जानना सब चाहते हैं लेकिन बताता कोई नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में, जिसमें सच होगा, लेकिन वो वैसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। जय हिंद।